नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम। इसके अलावा दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। 11:50 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत 12:50 पर IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सल्ट उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री और इसके अलावा कल दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। और आज दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। यहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात वो करेंगे क्योंकि सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी को लेकर मंथन किया जाएगा कि उस सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। इसको लेकर मंथन किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है और यही वजह है कि दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। जानकारी आपको दे देते हैं कि जब से मुख्यमंत्री का उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, पहली बार बतौर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और आज उनका जो दौरा है दिल्ली का रहेगा और इस दौरान ये जानकारी मिल पा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अजस्त्र पीयूष, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजस्त्र, आज जो बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा, क्या इस दौरे में खास रहने वाला है? क्या सल्ट विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने उसको लेकर मंथन किया जा सकता है प्रत्याशी को लेकर? देखिए, आज तीरथ सिंह रावत का जो दौरा है वो दिल्ली का दौरा है और इस दौरे के दौरान वो खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। लेकिन अभी जो समय उनका आरक्षित हुआ है वो जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात का समय आरक्षित हुआ है और तकरीबन वो दोपहर के आसपास मुलाकात होगी या शाम का वक्त होगा, क्योंकि अभी तय समय जेपी नड्डा के कार्यालय से नहीं आया है। लेकिन उनके कार्यालय से हामी दी गई है कि आज इस बाबत एक मीटिंग या बैठक हो सकती है और सीएम से मुलाकात होगी। इस नेतृत्व से मुलाकात का क्रम इसलिए भी है क्योंकि नए सीएम का पदभार संभालने के बाद पहली बार तीरथ सिंह रावत दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जी अजय सर, इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात सामने आ रही है कि उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत, ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी मुलाकात का वक्त जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो ऐसे में साफ है कि उसके बाद ही आज देर रात या शाम का मुलाकात का एक वक्त जो है तीरथ सिंह रावत के साथ मिल सकता है, क्योंकि सल्ट विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं वो बड़ा मुद्दा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 2022 में जिस लक्ष्य को लेकर उतर रही है और जिस लक्ष्य को साधने के लिए तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जिम्मेदारी सौंपी है, उत्तराखंड की कमान सौंपी है, तो उस बाबत भी कुछ दिशा निर्देश और बातचीत हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है। तीरथ कैबिनेट की बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। गोपन विभाग के नाम को बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर मंत्रिपरिषद किया गया है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की DPR के लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भव्य कुंभ के लिए मेलाधिकारी के प्रस्ताव पर शिथिलता प्रदान की गई है और इसके अलावा भी 5 प्रस्ताव कुल बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लग चुकी है, जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। बेहद अहम बैठक तीरथ कैबिनेट की हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, लेकिन उन सभी में से 5 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लग पाई है। तो तीरथ कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले गोपन विभाग का नाम बदलकर मंत्रिपरिषद किया गया है। इसके अलावा बात की जाए कुंभ की, तो कुंभ को लेकर भी यहां फैसला लिया गया है। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के DPR को 1 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो बेहद अहम बैठक कैबिनेट की की गई जिसमें 5 प्रस्ताव कुल बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। तो कुंभ के लिए मेलाधिकारी के नाम का चयन किया गया है और कुंभ के लिए मेलाधिकारी का चयन हुआ है। इसके अलावा भी टोटल 5 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मोहर लगी है, जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की ये बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो जानकारी फिलहाल ये दे रहे हैं आपको कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है बेहद अहम कैबिनेट की बैठक जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। वहीं उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया गया है। मोहन चंद्र जोशी को सीएम तीरथ सिंह रावत का वरिष्ठ निजी सचिव बनाया गया है। नैनदीप को सीएम स्टाफ में निजी सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा सीएम तीरथ के निजी स्टाफ में 2 और अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीएम तीरथ के निजी स्टाफ की कुल संख्या अब 7 हो गई है। राज्य मंत्री यतीश्वर आनंद के निजी सचिव ललित कुमार बनाए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री
बिशन सिंह चौफाल के निजी सचिव तारकेश्वर यादव को बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 7 अधिकारियों की तैनाती मुख्यमंत्री के लिए की गई है। निजी स्टाफ में 7 अधिकारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के लिए 5 अधिकारियों की पहले ही तैनाती की गई थी, जिसमें से 2 नए अधिकारी शामिल थे, 3 पुराने थे, लेकिन अब 2 और अधिकारियों की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर अब 7 अधिकारी तैनात मुख्यमंत्री के लिए किए गए हैं। और इसके अलावा राज्य मंत्री यतीश्वरानंद के लिए भी एक अधिकारी की तैनाती की गई है। और ये जानकारी क्योंकि उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले की सरकार में नौकरशाही जिस तरीके से बेलगाम नजर आ रही थी, और ये चुनौती मुख्यमंत्री के लिए कही जा रही थी कि नौकरशाही पर लगाम लगाना बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के लिए रहने वाली है। ऐसी कड़ी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल पा रहा है। और संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, इस बदलाव को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का निजी स्टाफ है उसमें लगातार अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। मंत्रियों का जो निजी स्टाफ है उसमें भी तैनाती की जा रही है। जो नए मंत्री हैं उनको निजी स्टाफ में निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में अधिकारी दिए जा रहे हैं। और 2 जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव, इन 2 अधिकारियों को सीएम स्टाफ में कल नियुक्ति दी गई है। इससे पहले 5 अधिकारियों को और सीएम के निजी स्टाफ में नियुक्ति दी गई थी और कल ये 2 अधिकारी और शामिल किए गए हैं। तो मोहन चंद्र जोशी वरिष्ठ निजी सचिव की तैनाती की गई है मुख्यमंत्री के स्टाफ में। इसके अलावा ललित कुमार है, वो भी वरिष्ठ निजी सचिव हैं। उनको यतीश्वरानंद जो हरिद्वार ग्रामीण सीट से बीजेपी के विधायक है, इस बार कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इनकी तैनाती राज्य मंत्री के उसमें निजी स्टाफ में की गई है। और साथ ही नयनदीप हैं, वो निजी सचिव हैं, उनको भी मुख्यमंत्री। ठीक है चंद्रमोहन, ठीक है चंद्रमोहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से खबर है, पहली अग्नि परीक्षा के लिए मदन कौशिक ने कमर कस ली है। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है और सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में अहम बैठक हुई है। और बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत, मदन कौशिक शामिल हुए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट भी शामिल हुए और राज्य मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में इस चुनाव पर रणनीति बनाई गई है। और 3 सदस्यों की कमेटी को सल्ट विधानसभा भेजा गया है और जिसमें ये जो टीम है, ये जो समिति कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी, संवाद करेगी, मंथन करेगी। उसके बाद एक नाम को चुन लिया जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में अनेक योजनाएं। आज आपको कल हमने बताया था कि आज सुबह हम लोग सल्ट विधानसभा को लेकर एक बैठक करेंगे। तो सुबह वो बैठक का आयोजन हुआ। उसमें मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे यशपाल आर्य जी, धन सिंह रावत जी, सल्ट विधानसभा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसको बताने के लिए मैं आज आपके सम्मुख बैठा हूं। आज हमने एक जो 3 सदस्य हमारी टीम है वो आज सल्ट पहुंच रही है और सल्ट में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर और चुनाव की दृष्टि से कौन अच्छे चुनाव लड़ेंगे या कौन चुनाव की दृष्टि से चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम प्रस्तुति स्वरूप में होता है। तो आज वो पैनल बनाकर कल दोपहर तक वो पैनल मुझे सौंपेंगे, ऐसा उनको निर्देश दिया गया, ऐसा उनको कहा गया है। एक बिंदु तो ये हमने तय किया है। 3 सदस्य कौन कौन है उसमें? यशपाल आर्य, धन सिंह रावत जी और हमारे जो भट्ट जी, जो हमारे महामंत्री हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद एक पैनल बनाएंगे, पैनल सौंपेंगे। आज पहुंचेंगे? आज पहुंच जाएंगे, पहुंच गए होंगे। इसके बाद जो पैनल आएगा, यानी परसों, आज तारीख हो गई 18, 19, 20 तारीख की शाम को चुनाव संचालन समिति या कोर ग्रुप उसकी बैठक का तत्काल आयोजन करने का निर्णय भी लिया है, ताकि जल्दी से जल्दी नाम अनाउंस किया जा सके। जो भी नाम आएगा इस चुनाव संचालन समिति के मध्य बैठकर चर्चा करके और केंद्रीय नेतृत्व को तत्काल उस नाम को भेजा जाएगा
और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो नाम या तो बातचीत हो जाए उसी समय फैक्स इत्यादि मंगाकर, या नेक्स्ट डे उसको हम घोषित करें। इससे अलग हम लोगों ने ये भी आज निर्णय लिया है कि जो हमारा वहाँ 3 सदस्य कमेटी लगातार चुनाव का संचालन करेगी, उसके मध्य में उनको जो प्रमुख चीज़ें थी, आज उनको कहा गया है कि नंबर 1, चुनाव संचालन समिति का तत्काल आप वहाँ पर बातचीत करके उसकी तैयारी करें। चुनाव संचालन समिति तत्काल घोषित करनी है हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो काडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चुनाव कोई भी लड़े वो कमल का फूल है, और इसीलिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा हम लोग वो जल्दी ही करेंगे। तो सर, यहाँ देहरादून में 20 मार्च को किसकी मीटिंग होगी, इसी समिति की या कोर ग्रुप की? चुनाव संचालन समिति 2 तरह की होती है। एक तो उस विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, एक चुनाव संचालन समिति स्टेट की होती है जो उस पर चर्चा करेगी, जो हमारा पैनल आएगा, पैनल के आधार पर तय करेगी। चौथा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नॉमिनेशन होगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा, वो नॉमिनेशन की जो तारीख निकलवाएंगे एज पर अपने जो सुझाव आए, जो भी करना है, उस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों वहाँ उपस्थित रहेंगे, हम भी नॉमिनेशन में। और हम लोगों ने जो अभी तक समीक्षा की आज बैठकर, उस समीक्षा में जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल इस रूप में बढ़ा हुआ है कि जो उनका प्रिय नेता उनके बीच में से असमय चला गया, उस नेता के प्रति श्रद्धांजलि किस प्रकार से दें। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको बड़े भारी बहुमत से जिताकर और वहाँ से भेजा जाए। तो ये 5 निर्णय आज हम लोगों ने सुबह बैठ कर लिए हैं। इनकी जानकारी मैंने आपको देने के लिए ही बुलाया था, तो ये मैंने जानकारी दी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बजट मंजूर किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 699 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट को मंजूरी दी गई है। हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी और 400 एएनएम और 158 स्टाफ नर्सों की संविदा नियुक्ति भी की जाएगी। तो स्वास्थ्य को लेकर बजट को मंजूरी प्रदान की गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट को मंजूरी मिल गई है और एएनएम और स्टाफ नर्सों की भी नियुक्ति की जाएगी। और इसके संबंध में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 699 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए इस बजट को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस बजट को मंजूरी दी गई है, और एक ये बड़ा मिशन, बड़ा बजट जिसको मंजूरी दी गई है। और अब उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट को जो मंजूरी मिली है, इसमें एएनएम की नियुक्ति की जाएगी, वहीं स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और भी ज्यादा बेहतर हो सके, लोगों को इलाज मिल सके, अस्पतालों की हालत को सुधारा जा सके। इसको लेकर इस बजट को मंजूरी प्रदान की गई है, और ये बजट 699 करोड़ रुपए जिसको स्वीकृति प्रदान की गई है, मंजूरी फिलहाल मिल गई है। तो स्वास्थ्य बजट के लिए, यानी कि 699 करोड़ का स्वास्थ्य बजट जिसको मंजूरी दी गई है। संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए इस बजट को किस तरीके से देखा जाए? अगर जिस तरीके से वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर डाली जाए, क्या ये बजट पूरी तरीके से सामान्य होगा या फिर फुलफिल कर पाएगा उनकी नीड को? देखिए, ये जो बजट केंद्र ने जारी किया है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको मंजूरी दी गई है और 699 करोड़, करीब करीब 700 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। जो प्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है, उसके तहत जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके विस्तार के लिए किया गया है। और इसमें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके तहत बागेश्वर,
चंपावत, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में जो डायलिसिस की यूनिट है उसको शुरू किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो पहाड़ी जिले हैं यहाँ पे डायलिसिस यूनिट शुरू होगी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को और सहूलियत इससे मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए थे उनमें 500 से ज्यादा नए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत जो विभिन्न योजनाएं आती हैं उसमें 400 ANM और 158 नर्स जो है तो बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा बेहतर करने के लिए कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं उनको अच्छा करने के लिए और भी ज्यादा सुविधा देने के लिए इस बजट को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है चंद्रमन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।